फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी की ये डिमांड रहती है कि टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस करा दें हम आपको। तो हमने कल प्रचार शिक्षा की प्रैक्टिस की थी। आज न्यूट्रिशन साइंस के हम 50 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर लाए हैं, जिसमें क्या है आपको जो है मतलब कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। ओके, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और जल्द ही आपको 125 की सीरीज़ भी मिलेगी 2-3 दिनों में ही देखने को। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले जो भी नए हो चैनल पर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन बन क्या है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उपयोग संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर के द्वारा होता है, इसे पोषण कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? पोषण के विषय में ये जो परिभाषा दी गई है ये बताना है आपको किसकी है। आप जानते हो जो डेफिनेशंस होती हैं आपको ये याद ही पूरी की पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। ये जो डेफिनेशन है किसकी है? सुधा नारायणन की है। इन्होंने क्या कहा है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार का पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका क्या हो जाता है? उपयोग होता है शरीर द्वारा, और उसी चीज़ को हम पोषण कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जाए, हमें क्या करे, हमारे आहार का पोषण भी हो, पाचन भी हो, ठीक है ना, और हमारे शरीर के निर्माण में भी कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और ये सुधा नारायणन ने कहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक संरचना तथा शरीर भार, शारीरिक अवस्था के अनुरूप आहार का लेना क्या कहलाता है? आयु के हिसाब से भी ले रहे हो आप भोजन, लिंग, व्यवसाय और भोजन इसी आधार पर लिया जाता है। आरडीए भी आपका इसी आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते ही हुए आपने क्या किया है? आहार को लिया है, ठीक है। शारीरिक अवस्था को भी देखता है कि व्यक्ति किस कंडीशन में है, किशोरावस्था में है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, या फिर गर्भावस्था में, यही सब देखकर आरडीए भी आरडीए चार्ट तैयार करता है। तो ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। पोषण, सुपोषण कहते हैं, संतुलित पोषण कहते हैं, पर्याप्तम पोषण कहते हैं, या फिर हम इसको कुपोषण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संतुलित पोषण, ठीक है ना। संतुलित पोषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पोषण मुख्यतः कितने 2 प्रकार का माना जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है क्या? सुपोषण। दूसरा आता है आपका कुपोषण, ठीक है। तो सुपोषण में आप क्या होता है? सुपोषण में 2 हो जाते हैं, एक संतुलित पोषण हो जाता है, एक पर्याप्तम पोषण हो जाता है। कुपोषण आपका 3 तरीके का हो जाता है, एक अति पोषण हो जाता है, ठीक है ना। एक अति पोषण, कुपोषण में एक अति पोषण आ जाता है, और एक आपका जो होता है जिसमें प्रकार भी एक होता है विशिष्ट अभाव, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी देखी जाती है ना, विशिष्ट अभाव हो जाता है। ओके, और एक हो जाता है विशिष्ट अभाव, जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी वगैरह हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो ये विशिष्ट अभाव के अंतर्गत आएगा। एक होता है आपका कुपोषण, अतिपोषण, और एक जो होता है उतार चढ़ाव वाला बोलते हैं ना, जिससे अभी नाम नहीं आ रहा है, अपर्याप्त पोषण, ठीक है। अपर्याप्त जितना चाहिए उतना भी आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की कुपोषण के कारण क्या हुआ? लंबाई नहीं बढ़ी, ठीक है, लंबाई नहीं बढ़ी, तो उसको हम क्या कहेंगे? जब लंबाई नहीं बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं? जब लंबाई नहीं बढ़ी, किसके कारण? कुपोषण के कारण नहीं बढ़ी, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टंटिंग कहेंगे, ठीक है, स्टंटिंग कहेंगे, है ना। और अगर किसी के वजन में कमी रह गई, ओके, वजन में कमी रह गई, किसके कारण? कुपोषण के कारण वजन में कमी, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है, वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये डाउट्स भी थोड़े थोड़े क्लियर करते चलिएगा यहाँ पर। तो लंबाई जब नहीं बढ़ती है कुपोषण के कारण तो हम उसे स्टंटिंग कहते हैं, वजन में कमी हो जाती है कुपोषण के कारण तो हम उसे वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। पर्याप्तम पोषण में क्या होता है? संतुलित में तो भाई होगा आपके आयु वगैरह के हिसाब से सब चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। पर्याप्तम में क्या होता है? 50% अलग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आप लेकर चलते हो, जिससे आप व्रत की कंडीशन में हो या लंबे समय तक भोजन ना मिले तो आपको कोई आवश्यकता एक्स्ट्रा आपको कोई समस्या पैदा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ भी है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। तो हम सभी जानते हैं कुपोषण जो बेसिकली होता है 3 प्रकार का होता है। हमने सभी ने अभी इसकी चर्चा भी की थी, तो हम कुपोषण पर इतना ज़्यादा जिक्र भी नहीं करेंगे। आगे प्रश्न होगा तो हम कर लेंगे जिक्र। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसे आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है, भोजन कहा जाता है, असंतुलित आहार कहा जाता है, या फिर उपर्युक्त? यहाँ पर सभी सही होगा। तो हम सभी जानते हैं जब क्या होता है, आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी रहती है, ठीक है ना,
पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसे आहार को असंतुलित कह रहे हैं, क्योंकि या तो कमी हो जा रही है या अधिकता हो जा रही है, कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है तो असंतुलित है, ठीक है ना, इनबैलेंस डाइट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 5, यह तत्व शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत तथा रोगों से रक्षा के साथ साथ शरीर को उष्णता एवं रासायनिक नियंत्रणता प्रदान करती है। क्या कहलाती है? भोजन कहलाती है, आहार कहलाती है, पोषक तत्व कहलाती है या फिर संतुलित आहार कहलाती है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? पोषक तत्व की बात हो रही है। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, पोषक तत्व से प्रश्न आया था। यह तत्व शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत तथा रोगों से रक्षा के साथ साथ शरीर के अंदर उष्णता, रासायनिक जो नियंत्रण होता है, इन सभी चीज़ों को बैलेंस रखता है, तो उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। वही तो न्यूट्रिशन है जो सभी काम अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है, मुख्यतः पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो मुख्यतः जो पोषक तत्व होते हैं आपके 6 प्रकार के माने जाते हैं। हम कहेंगे जल सबसे पहले रख दिया है, जबकि जल कोई हमें कैलोरी वगैरह नहीं देता तो चलो बाद में ही रखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे प्रोटीन, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। दूसरा हम कहेंगे CHO, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। हम लोग आहार में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है CHO के द्वारा ही लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, तो जैसे कि अमाउंट पूछा जाए तो वसा का ज़्यादा होता है, क्योंकि 9.3 कैलोरी देता है, और कार्बोहाइड्रेट 4.0 ही देता है या 4.2 देता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे खनिज लवण, ओके, खनिज लवण आ जाएंगे, फिर हमारे विटामिन आ जाएंगे, ओके, विटामिन आ जाएंगे, और जल को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं मुख्य पोषक तत्व की। तो ये टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 7, आहार में पाए जाने वाले मुख्य पौष्टिक तत्वों को कितने वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? जो आहार में पाए जाने वाले जो मुख्य पौष्टिक तत्व होते हैं उनको कितने वर्ग के अंतर्गत जो है विभाजित किया गया है? तो इनको किया गया है 2 वर्गों में विभाजित, ठीक है, ओके, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ओके, और दूसरे होते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ, ओके, अकार्बनिक पदार्थ। तो इन्हें 2 वर्गों में जो है मुख्यतः विभाजित किया गया। आहार में पाए जाने वाले जो मुख्य पौष्टिक तत्व होते हैं उनको कार्बनिक और अकार्बनिक में विभाजित किया गया है। कार्बनिक के अंतर्गत, ठीक है, कार्बनिक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपके प्रोटीन, जो भी स्थूल तत्व आते हैं वो आ जाते हैं। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, CHO है। इनफैक्ट कहें तो विटामिन को भी इसी में रखा गया है, कई जगह उस अकार्बनिक में रखा गया है। और जो खनिज है वो इसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है, खनिज आपके इसमें आ जाते हैं अकार्बनिक तत्व में। क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व कौन से हैं? शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, खनिज पदार्थ, जल या कार्बोज, वसा और प्रोटीन। सी ऑप्शन है जीवन सत्व मतलब विटामिन, जल और खनिज लवण। डी है निम्न में से सभी। तो हम शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की जब भी बात करेंगे तो वो आपके जीवन सत्व हो जाएंगे, जल हो जाएंगे और खनिज हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो है उसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और सुरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 9, यह एक विज्ञान एवं कला का मिश्रित रूप है। पोषण है, आहार है, पथ्य है, संतुलित आहार है। तो हम इसे पथ्य या फिर डाइटेटिक्स कहेंगे। ठीक है, इसे हम डाइटेटिक्स के अंतर्गत जो है रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है क्योंकि कला क्यों है, विज्ञान क्यों है, आप सभी समझ सकते हो। कला इसलिए है जो हमारा भोजन को परोसने का तरीका है, सर्विंग का जो हमारा स्टाइल है, ठीक है, वो एक ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि जिसे भूख नहीं भी लगी है वो भी आपकी सर्विंग स्टाइल को देखकर भोजन खाने को तैयार हो जाए। ठीक है, और पेट भरा हुआ है फिर भी खा ले और तृप्त हो जाए। ठीक है, वो कला है। लेकिन आपने उसके साथ साथ विज्ञान को कैसे फॉलो किया है, आपने उसकी अवस्था को देखा, किस अवस्था का है। भाई ग्रोथ के समय का है तो उसको प्रोटीन वगैरह ज़्यादा चाहिए, है ना। प्रौढ़ है तो उसे सेकंड क्लास प्रोटीन भी चल जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ की कंडीशन में है, धात्री अवस्था है, गर्भावस्था है, बच्चा है, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही चाहिए। ये क्या है, ये विज्ञान है। ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है ग्लूकोज के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में, निम्न में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आपको सभी को पता है अमीनो एसिड के रूप में होता है। प्रोटीन जो है आप जानते हो अमीनो एसिड के रूप में तो टूटता ही है, साथ ही ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का
किस शब्द से बना है अगर बात हो तो ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है, प्रोटियोस से बना है। अगर पूछा जाए प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा यहाँ पर आंसर हमारा होगा प्रथम स्थान रखने वाला, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, ठीक है, करने वाला। ओके, आगे बात करूँ तो इसमें लगभग कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें, कार्बन जो होता है 50 से कह सकते हैं 54 या 55% तक होता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा प्रोटीन में होती है वो 20 से 21%, जो वातावरण में चीज़ें होती वही होती हैं लगभग, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें हाइड्रोजन भी पाया जाता है जो कि 7% होता है, हाइड्रोजन लगभग 7% होता है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर कितना होता है तो 5 से 7% होता है, सल्फर कितना होता है 5 से 7% होता है। और नाइट्रोजन जो होता है 12 से 16% तक होता है। N2 कितना होता है तो 13 से 16% या 12 से 16%, आपको जो भी आंसर मिले सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटीन की ये कुछ क्वालिटीज़ को विशेष रूप में ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन कई बार पूछा गया है, ऑक्सीजन 21% तक होता है, नाइट्रोजन 16% तक होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 20 से 21% होता है, सल्फर 5 से 7% होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी खोज की बात करें तो, ठीक है, खोज 1838 में किसने की, मुल्डर महोदय ने की, हम सभी जानते हैं मुल्डर ने की। और अगर बात करें नामकरण, भाई नामकरण किसने किया तो हम कहेंगे बर्जीलियस ने किया, ठीक है, बर्जीलियस ने किया, ओके, बर्जीलियस ने किया इसका इनका नामकरण, ठीक है, बर्जीलियस ने जो है इनका है नामकरण किया था। और प्रोटीन की संरचना किसने बताई, अगर बात आए कि प्रोटीन की संरचना किसने बताई, प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर जो अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पाउलिंग, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, पाउलिंग आंसर होगा, पाउलिंग, ओके, क्लियर हुआ। तो ये याद रखिएगा, पाउलिंग यहाँ पर हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा 11, जल का अवशोषण होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, वृक्क में। तो हम सभी जानते हैं जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। लगभग सभी न्यूट्रिशन का, अगर लगभग पूछा जाए तो सभी न्यूट्रिशन का अवशोषण जो है छोटी आंत के माध्यम से ही होता है, ठीक है, सभी। लेकिन जल को छोड़कर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, ध्यान रखिएगा। आमाशय भी हमारे क्या करता है, प्रोटीन का पाचन पूछा जाता है कहाँ से शुरू होता है तो आमाशय से होता है। पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन कहाँ नहीं होता है तो मुख में नहीं होता प्रोटीन का पाचन, ठीक है, मुख में नहीं होता है। कहाँ से शुरू होता है तो आमाशय से होता है। कौन करता है, यहाँ पर पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन हम सभी में करता है, रेनिन बच्चों में करता है, ध्यान रखिएगा, ओके, क्लियर हुआ। पढ़े आगे। और वृक्क क्या करता है, डायलिसिस की क्रिया जो होती है वृक्क के ही साथ होती है। वृक्क का की संरचनात्मक इकाई पूछी जाए क्या है तो नेफ्रॉन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ये भी ध्यान रखना, वृक्क जो होता है। क्वेश्चन है 12, पौष्टिक तत्वों के सरलतम रूप को अवशोषित कर उसे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों व कोशों में पहुंचाती है। पौष्टिक तत्वों के सरलतम रूप को अवशोषित कर उसे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों व कोशों में कौन पहुंचाता है, रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं। सी है ए, मतलब केवल ए सही है, डी है ए और बी दोनों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। जब पौष्टिक तत्व हम खाते हैं उन पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। पौष्टिक तत्व टूटते हैं, अवशोषित होते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। लेकिन वो सभी पौष्टिक तत्व जो हैं, अवशोषित पदार्थ जो हैं हमारे कहाँ, छोटी छोटी कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुँच जाएं, इसके लिए जिम्मेदार होती हैं ब्लड वेसल्स एंड आपकी जो ये लसिका होती हैं, ये लसिका नलिकाएं, ये दोनों ही जो है इसमें योगदान देती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है 13, भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भोजन का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, इसके बाद होने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या अवशोषण कहलाएगी, चयापचय कहलाएगी, उपचय कहलाएगी या फिर अपचय कहलाएगी। तो ये होगा आपका चयापचय। और ये चयापचय भी देखो, भोजन का पाचन हो गया, अब अवशोषण हो गया, अब शुरू होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके का होगा, ठीक है। एक मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, उपचय होगा,
ठीक है, और दूसरा होगा अपचय होगा। यहाँ अपचय को कैटाबॉलिज्म कहते हैं और इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, टूट फूट होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, और यहाँ पर टूट फूट होती है मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूट फूट होना, और उपचय जो एनाबॉलिज्म है इसमें होता है निर्माणकारी कार्य जो है न्यूट्रिशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके का होता है आपका चयापचय, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, शारीरिक वृद्धि के समय निम्न में से निर्माणकारी क्रियाएं कौन सी अधिक होंगी? उपचय होगी, अपचय होगी, पाचन होगा, अवशोषण होगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना। शारीरिक वृद्धि के समय निम्न में से निर्माणकारी क्रियाएं कौन कौन सी अधिक होंगी? निर्माणकारी क्रिया की बात हो रही है, तो हमने बताया जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें तो टूट फूट होती है, तो हमारा आंसर होगा उपचय, और ये मेटाबॉलिज्म का एक प्रकार है। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म। इसी बात पर मैं चाहूँगी सभी लोग चैनल को एक बार शेयर कर दें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर एनाबॉलिज्म जो होता है, उपचय होता है, ये शारीरिक वृद्धि के समय ये कार्य सबसे ज़्यादा होता है, खासतौर से जो बाल्यावस्था वाली एज होती है। ठीक है, इस समय वृद्धि और विकास खूब होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है? उपचय है, अपचय है, चयापचय है, या फिर निम्न में से यहाँ पर सभी सही होगा? तो ये होता है अपचय। ठीक है, बिल्कुल सरलतम रूप। बिल्कुल सरलतम रूप क्या होता है? जो प्रोटीन होता है, हमने क्या कहा, टूटेगा, टूटना, कैटाबॉलिज्म, टूटा सबसे सरलतम रूप में, मतलब प्रोटीन, अभी तो अवशोषण हुआ था, वो क्या हुआ था, प्रोटीन खाया था, उसका पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ। अभी किस में बिल्कुल सरलतम रूप क्या होगा? एमिनो एसिड में चेंज हो जाना। ठीक है, बिल्कुल ही सरलतम रूप में टूट जाएगा। जो ग्लूकोज है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सरलतम रूप में टूट रहा है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट रहा है। ओके, छोटी आंत में खूब पच गया, अवशोषित हो गया, अब ये कोशिकाओं तक पहुंच गया है, खूब सरलतम रूप में टूट गया है, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है कैटाबॉलिज्म की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, उपचारार्थ पोषण के उद्देश्य क्या है? पोषण पार्श्व का दृश्य प्रदान करना, मतलब प्राप्त करना, मतलब प्रोफाइल, जो भी मरीज है उसका प्रोफाइल प्राप्त करना कि भाई उसका क्या क्या तरीका है, रहन सहन, खाना पीना, मतलब क्या प्रोसीजर है उसका। पोषणहीनता या अधिकता को सुधारना, कोई भी न्यूट्रिशन है वो बहुत ले रहा है या कम ले रहा है उसको सुधारना, या उसके अंदर मतलब बहुत कमी है या बहुत अधिकता है उसको कंट्रोल करना। मान लो फैट ज़्यादा है तो फैट कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, थेरेप्टिक डाइट की बात हो रही है। विशिष्ट आहार के उपभोग को दूर करना, कोई विशिष्ट आहार जो वो ले रहा है, ठीक है, जो हो सकता है उसके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा ना हो या जो भी हो, तो उसको क्या करना, उसको दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है उपचारार्थ पोषण के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, उपचारार्थ पोषण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कितनी विधियों का उपयोग हमें करना आवश्यक होता है? 17 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6 या डी है 8। तो उपचारार्थ पोषण का जब के उद्देश्य है तो हमें 2 विधियों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें एक आपकी गुणात्मक विधि होती है। ठीक है, गुणात्मक विधि होती है, और दूसरी मात्रात्मक विधि होती है। ठीक है, कि कितना फूड कितनी मात्रा में देना है, या फिर उस फूड की क्वालिटी क्या है ना। मान लो कोई जैसे प्रोटीन है, अगर हम लोग वानस्पतिक चीज़ें ही चीज़ों पर डिपेंड है, हम लोग प्राणी स्रोत से कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे पनीर में है, पनीर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर किसी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो भले ही हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग नहीं मांस मछली खाते, तो हम पनीर दे सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है ज़्यादा अच्छी है। और जो नॉर्मल आप छोटी छोटी चीज़ों से प्रोटीन दोगे उससे पनीर की मात्रा भी आपको कम देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आप दाल उसे 2 कटोरी पिला रहे हो, है ना, पनीर आपका 1 कटोरी उतना काम कर जाएगा, समझने के लिए। तो यहाँ पर गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि का प्रयोग हम करते हैं थेरेप्टिक डाइट में, कि कितनी, अगर किसी चीज़ में अच्छा, जैसे सोयाबीन है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है, तो उसे 1 कटोरी सोयाबीन पर्याप्त है। लेकिन अगर नहीं समझने के लिए, और अगर वहीं पर अगर आप उसको दाल वगैरह से दे रहे हो, तो दाल में तो आप जानते हो 2nd क्लास प्रोटीन ही मिलते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा, 2-3 कम से कम अमीनो एसिड की कमी होती है उनमें। तो ये इस तरीके से समझ सकते हो, 2 तरीके से जो है हम थेरेप्टिक डाइट देते हैं। क्वेश्चन है 18, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को किस प्रकार की सोच प्रदान करता है? उत्तम स्वास्थ्य जो है मनुष्य को किस प्रकार की सोच प्रदान करता है? नकारात्मक, स्वीकारात्मक, सकारात्मक, या फिर विश्लेषणात्मक? तो उत्तम स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य किसी का बढ़िया है तो भाई सोच हमेशा सकारात्मक होगी। पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर इतना भी ध्यान रखोगे तो भी कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन है 19, गोल्डब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था? पैलेग्रा पर, घेंगा पर, ऊर्जा पर, या गति पर?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 19 का वो होगा आपका पैलीग्राफ है। गोल्ड ब्रेकर ने पैलीग्राफ पर खोज की थी। घेंगा की खोज मैक्सोसिन ने की थी, ठीक है, मैक्सोसिन ने की थी। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, प्रोटीन शरीर के प्रत्येक कोशों में किस रूप में उपस्थित रहता है? डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, प्रोटोप्लाज्म के रूप में या श्वेतसार के रूप में? तो प्रोटीन जो होता है शरीर के प्रत्येक कोशों में अगर हम बात करें तो ये रहता है प्रोटोप्लाज्म के रूप में उपस्थित, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, शर्करा के विषय में सत्य कथन पहचाने। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के सॉल्व कर लेंगे। शर्करा के विषय में सत्य कथन पहचानना है। ये स्वाद में क्या मीठी होती हैं? अनाज, दूध, फल व मेवे जो होते हैं में ये पाई जाती हैं। पेक्टिन भी एक जटिल शर्करा का रूप है। डी है निम्न में से सभी। तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा डी, निम्न में से सभी। इतना ही जानना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरी कोई लाइव क्लास नहीं जिसमें मैं घंटों का बेवजह व्यू ले रही हूँ। जितना पढ़ाती हूँ सॉलिड पढ़ाती हूँ, बेवजह की कोई बात नहीं रहती है। कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई समस्या है, वो डिस्कस करती हूँ, उसके बाद सिर्फ पढ़ाने का काम करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें 3 रूपों में प्राप्त होती है, हम सभी जानते हैं। एक मोनो का रूप होता है, ओके, मोनो का रूप होता है, दूसरा डाई का रूप होता है और तीसरा पॉली का रूप होता है। मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर दिया, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर हम कहेंगे बात ग्लूकोज की, ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज, ओके, और एक होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। यहाँ पर अगर डाई की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या जो डाइसैकेराइड होते हैं, यहाँ पर आपका सुक्रोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, ठीक है, और लैक्टोज हो जाएगा, जो दूध की शर्करा होती है, लैक्टोज, ठीक है, हो जाएगा। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है, ओके। पॉलीसैकेराइड में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, डेक्स्ट्रीन आ जाता है, आपका स्टार्च आ जाता है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपका सेल्यूलोज आ जाता है, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन, ये सभी इसी के अंतर्गत जो है आपके जो जटिल शर्कराएँ होती हैं वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। शर्कराएँ 2 तरीके की होती है, एक नॉन शुगर्स होती हैं और एक शुगर्स होती है। मतलब शुगर्स जो होते हैं वो मीठे होते हैं, नॉन शुगर्स जो होते हैं और शर्कराएँ जो होती हैं वो स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मोनो होता है, आप जानते हो सभी शर्कराओं में सबसे ज़्यादा सरल रूप जो है मोनोसैकेराइड का माना जाता है। सबसे ज़्यादा सरल जो होता है वो मोनोसैकेराइड का रूप होता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, हेक्सोस नाम से जानते हैं। जो मोनोसैकेराइड होता है इसे हम हेक्सोस भी कहते हैं, हेक्सोस शुगर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेक्सोस शुगर के नाम से भी हम इसको जो है जानते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, ऑक्सीजन का अनुपात। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 2:1 का होता है, ओके, 2:1 का होता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अगर सीधे ये भी चलो ये हटा देती हूँ इतना सा। अगर बात की जाए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर कभी कभी CHO पूरा अनुपात पूछ लिया जाता है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन का 1 अनुपात होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का भी 1 अणु, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आप कहोगे 2:1, लेकिन कार्बन के सहित पूछा जाए तो आप कहोगे 1:2:1, ठीक है। ये इसका क्या होता है, आप रेशियो रहता है, जो काफ़ी प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। इनकी सरलतम इकाई कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, ग्लूकोज होती है, हम सभी जानते हैं। 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा इनसे जो है प्राप्त होती है, ओके। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में ग्लूकोज का अगर पूछा जाए अमाउंट कितना होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का अमाउंट कितना होता है, तो हम कहेंगे 80 से, ओके, 80 से 120 mg 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml है, 100 ml का जो रेशियो रहेगा वो 80 से 120 ग्लूकोज का रेशियो रहेगा। इससे ऊपर बढ़ेगा तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ें आगे, क्वेश्चन है और कोई प्रश्न होगा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित तो रही बची चीज़ें उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 22, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या क्या है? अनिवार्य पूछा गया है, ओके। टोटल 20 होते हैं, हम सभी जानते हैं, 10, 20, 22 या 12। तो
टोटल 20 होते हैं, लेकिन 10 हमारे अनावश्यक हो जाते हैं क्योंकि वो बॉडी हमारी खुद ही बना लेती है, तो उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो क्या होते हैं हमारे लिए अनावश्यक हो जाते हैं। लेकिन जो आवश्यक होते हैं, जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, जिसमें आपको हम सभी जानते हैं कौन कौन से 10 आते हैं। एक आता है हिस्टीडीन, ठीक है, हिस्टीडीन। दूसरा होता है ल्यूसीन, लाइसिन, ठीक है, बेलीन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, बेलीन, ट्रिप्टोफेन, मेथियोनिन। याद कर लेना इनको ऐसे ही, बकाया ट्रिक की क्लास पढ़ी होगी वो देख लीजिएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया और मिथियोनिन हो गया। एक आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन। एक होता है आइसोल्यूशिन, आइसोल्यूशिन, ठीक है। हो गए सारे? नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया कोई, ट्रिप्टोफैन भी हो गया, एक कोई रह गया है, थ्रियोनिन होता है एक ना, टी से एक और होता है थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन रह गया। ओके, तो ये हो गए आपके 10 आवश्यक एमिनो एसिड। इसको भी याद कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लिया करिए, वीडियो का जल्दी हो जाया करा। हिस्टिडिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, बेलिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूशिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, ठीक है। ये हो गए आपके 10 आवश्यक एमिनो एसिड। अगर हम जल्दी से एक सरसरी नज़र में ही अगर हम बात कर लें जो आपके अनावश्यक होते हैं, उसमें आपका मैंने बताया भी था, गोलू ट्रिक क्या थी? गोलू 3। आप ACS ट्राई करो, आप ACS ट्राई करो, ठीक है, यही तो ट्रिक थी। तो 3 G हो गए, तो 3 G का मतलब क्या था? याद करो, मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा। यहाँ पर ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लूटेनिक, ठीक है, ग्लूटेनिक, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, ठीक है। 3 G से ये हो गया। अगर A से क्या होगा? A से होगा एस्पराजीन, ठीक है, एस्पराजीन, एस्पराजीन होगा। दूसरे ए से अगर हम बात करें क्या होगा? दूसरे से होगा आपका एस्पराजीन था एक, गोलू आप ACS ट्राई करो। एस्पार्टिक, ठीक है, एस्पराजीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक, ठीक है। पी से प्रोलीन था, प्रोलीन, ओके, गोलू आप ACS ट्राई करो। एस्पराजीन था एक, ए से क्या था? कमेंट करो, मैं एलानीन, ठीक है, एलानीन, ओके, एलानीन। थोड़ा बहुत आप लोग भी कमेंट कर दिया करो, लेकिन ये लाइव नहीं इसलिए कोई फ़ायदा तो होता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो बाद में ही दिखेगा। सी से सिस्टीन हो जाएगा, सिस्टीन। एस से सेरीन हो जाएगा, ये तो ईजी याद रहते हैं, सिस्टीन, सेरीन। और ट्राई से होगा टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया इसलिए कंफ्यूज हो रही है। टायरोसिन, ओके, टायरोसिन, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि टी उसमें भी आते हैं ना, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें टायरोसिन इसलिए ट्राई दिया कि ट्राई से टायरोसिन याद रहे, लेकिन एकदम बहुत दिनों बाद पढ़ो तो हो जाता है। तो मैंने ही ट्रिक बनाई है, ये आपने आई थिंक क्या आपने नहीं देखी होगी किसी चैनल पर, क्योंकि ये मेरी खुद की ट्रिक है, ठीक है। लेकिन आप इससे आप याद कर सकते हो। देखो मुझे बहुत दिन हो गए इस ट्रिक को पढ़े हुए, लेकिन आज पढ़ाया तो याद आ गई धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। एक बार बस गोलू 3 आप ACS ट्राई करो, करके देखना, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन है 23, प्रोटीन को पोषक गुणों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। उत्तम प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन या निम्न में से सभी। तो ये प्रोटीन को पोषक गुणों के आधार पर इन सभी वर्गों में बांटा गया है। उत्तम प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो प्रौढ़ों के लिए तो लाभदायक होते हैं पर बच्चों के लिए बिल्कुल ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। बच्चों को अगर यही वाले प्रोटीन खिलाओगे तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी मृत्यु तक हो सकती है। और अपूर्ण प्रोटीन तो बिल्कुल ही ख़राब होते हैं, जैसे जिलेटिन और माना जाता है, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, भोजन के कार्य नहीं है, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। तो शारीरिक कार्य भी होता है, सामाजिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। भाई तृप्ति देता है, मनोवैज्ञानिक कार्य है। तीज त्यौहार
हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलके खाते पीते हैं, मेंटल संतुष्टि मिलती है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, मतलब सामाजिक में मिलते जुलते हैं, लोगों की आवभगत करते हैं, मनोवैज्ञानिक में मन की संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ये भोजन का कार्य नहीं, बकाया ए और बी सी तीनों ही सही थे। क्वेश्चन है 25, शरीर द्वारा जल निष्कासन के मार्ग हैं, मूत्र के द्वारा वृक्क से, त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में, फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में, डी है निम्न में से सभी। तो ये सभी हैं, ठीक है। शरीर के द्वारा जल निष्कासन के सारे मार्ग हैं, मूत्र के द्वारा, वृक्क के द्वारा, ठीक है, जो उत्सर्जन तंत्र है वो निष्कासन करता है जल का मूत्र वगैरह के माध्यम से, किडनी के माध्यम से, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है, फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में। इनफैक्ट माता जो फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें भी दूध में भी पानी होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, वो भी एक माध्यम है। 26 से भारत में कुपोषण के कारण क्या है? गरीबी और अशिक्षा है, अज्ञानता व जनसंख्या की वृद्धि है, भोजन की अपर्याप्त पूर्ति व मिलावट है, डी है सभी सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी सही है, ठीक है। भारत में कुपोषण के कारण ये सभी होंगे। ओके, किस किस ने वीडियो को लाइक किया? भाई आजकल तो वीडियो भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस बात से नाराज चल रहे हैं। क्वेश्चन है 27, निम्न में से किस स्थिति में कुपोषण नहीं होता? मधुमेह व हृदय रोग की स्थिति में, यकृत व गुर्दे रोग की स्थिति में, सल्फर युक्त दवाई व बार बार मूत्र त्याग से, सर्दी जुकाम व वातावरण से। तो निम्न में से किस स्थिति में जो है कुपोषण नहीं होगा? भाई मधुमेह और हृदय में भी हो जाएगा, यकृत और गुर्दे के रूप में भी हो जाएगा, लेकिन क्या सर्दी जुकाम होने से किसी को एकदम से कुपोषण हो जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एकदम सर्दी जुकाम तो नॉर्मल कभी भी किसी को हो जाता है, ठीक है, तो इससे नहीं होता कुपोषण, और सभी से होता है। क्वेश्चन है 28, मून फेस की समस्या होती है क्वाशियोरकर में, ऑस्टियोमलेशिया में, जीरोप्थेल्मिया में, या वसा की कमी में, ठीक है। तो 28 का आपको आंसर देना है, जो कि होगा ए ऑप्शन। जो मून फेस की समस्या होती है यहाँ पर क्वाशियोरकर में होती है। ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्कों में होने वाली एक समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी होती है। वसा की कमी से आप जानते हो फ्राइनोडर्मा, ठीक है, फ्राइनोडर्मा कछुए की समान त्वचा, जिसे हम टोड स्किन के नाम से जानते हैं, जो वसा की कमी कह लो या फिर विटामिन ए की कमी से भी ये समस्या जो हमने यहाँ पर लिखी फ्राइनोडर्मा, ये हो जाती है। ओके, क्वेश्चन था यहाँ पर 30, विटामिन सी की कमी से डैश स्कर्वी व हड्डी में दर्द होता है, शरीर में सूजन व पायरिया होता है, वसूड़े कमजोर व नर्म हो जाते हैं, डी है उपर्युक्त, सभी सही होगा। तो स्कर्वी व हड्डी में दर्द होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शरीर में सूजन व पायरिया होता है, ये भी सही है। वसूड़े कमजोर व नर्म हो जाते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। स्कर्वी रोग को नाभिक रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नाभिक का रोग, नाभिक लोगों में ये रोग देखा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो विटामिन सी होता है ये दो तरीके के फॉर्म में मिलता है हमें। एक होता है लाइव रूप में, ठीक है, जिसे हम एल कहते हैं, ओके। दूसरा होता है डेड रूप में, ठीक है। एक लीव रूप में होता है, दूसरा होता है डेड रूप में, ठीक है। डेड मतलब समझ सकते हो आप, मतलब जो इनएक्टिव हो, ठीक है, डीएक्टिव हो, एक्टिव ना हो, उसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो एल वाला होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन सी का। तो ये दो रूपों में मिलता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। और ये क्रिस्टलीय होता है, ठीक है, ये सफ़ेद व क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, लेकिन जल में घुलनशील होता है। क्रिस्टलीय, रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, लेकिन जल में कैसा होता है? ये घुलनशील होता है। लेकिन क्षार है, ताप है, इन सबसे ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्षार का, ताप का, इन सब का इस पर क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है, ये नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी इसका ऑक्सीडेशन होता है, बहुत जल्दी ये उड़ जाता है, समझ सकते हो आप इस चीज़ को, क्योंकि आप जानते हो खुले वातावरण में विटामिन सी की कोई भी चीज़ रख दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जल्दी ही। ओके, अगर इसकी बात करें कि किसने ये स्पष्ट किया, जो विटामिन सी होता है ना, कि ताज़े फल एवं ताज़े और खट्टे फलों में मिलता है, किसने ये बताया सबसे पहले? तो यही बताया था कैप्टन जेम्स ने, ठीक है। कैप्टन जेम्स ने बताया था, कि जो विटामिन सी होता है ये ताज़े फल, खट्टे फल, इनमें अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। ओके, दांत के लिए, अस्थियों के लिए, रक्तवाहिनी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए विटामिन सी जो है बहुत ही आवश्यक होता है। इनका जो स्रोत होता है दूध वगैरह में ये नहीं मिलता है विटामिन सी, बकाया मांस है, मछली है, या फिर आपके मांस वगैरह में भी कम ही मिलता है। ओके, बहुत ही कम मात्रा होती है। लेकिन अगर जो आपके खट्टे फल हैं, आंवला, अमरूद, ये इन सभी में प्राप्त होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, आंवला है, अमरूद है और संतरे हैं, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन है 31, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है चुल्लिका ग्रंथि से, यकृत से, पीयूष ग्रंथि से, निम्न में से किसी से नहीं। तो जो थायरोक्सिन
हार्मोन का जो निर्माण होता है वो बेसिकली इसको चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम चुल्लिका ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड जिसे हम चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तितली की तरह होता है, तितली की तरह होता है, या फिर तितली कैसी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एच आकार की, ठीक है। ओके, एच आकार की तितली जो होती है आप अगर बनाओ तो ऐसे ही करके यहाँ पर आपकी जो है तितली है बन जाएगी, ठीक है, तितली आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आँख बना दो, तो मतलब थोड़ा अच्छे करके बना सकते हो आप, मैंने तो ऐसे ही रंग दिया, ठीक है। तो ये जो तितली की तरह होती है एच आकार की होती है, इसे एच आकार का या तितली के आकार की ग्रंथि माना जाता है। गले में ये पाई जाती है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, है ना। गले में ये पाई जाती है, क्या करती है? ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में योगदान देती है। इसकी अधिकता से ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बकाया जल का नियंत्रण करती है हमारे शरीर में, VMR को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। और जो शरीर में कोशिकाओं को ग्रहण करने की जो कोशिकाओं की ऑक्सीजन ग्रहण O2 को ग्रहण करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाती है। तो ये सारे टर्म जो बोले हैं मैंने, इन्हें दिमाग में बिठा लेना। इसकी कमी और अधिकता दोनों खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। कमी से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। क्या होगी भाई? क्रिटिनिज्म, ठीक है। सबसे पहला तो घेंगा रोग जो हो जाता है, घेंगा रोग होगा, किससे? कमी से होगा, ओके। इसके बाद हॉशीमोटो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉशीमोटो भी हो जाता है कमी से, ओके। साथ ही साथ क्रिटिनिज्म, जिसमें बच्चा जो है बौना रह जाता है, क्रिटिनिज्म की समस्या भी होती है, ओके। आयोडीन की कमी से या थायरॉक्सिन हार्मोन की अव्यवस्था या फिर कमी से, ठीक है ना। यहाँ पर हम मिक्सिडिमा भी कह सकते हैं। अगर महिला में क्या है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आयोडीन की, तो मिक्सिडिमा जो है बच्चों में देखने को मिलता है, जिसको हम मंदबुद्धिता भी कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पर ये तो हमने कमी की समस्या बता दी, नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें अधिकता से क्या समस्याएं होती हैं, अधिकता से भी होती हैं समस्याएं। तो अधिकता से क्या होगा? वजन बढ़ना, जिसे हम ग्रेव्स रोग कहते हैं, वजन बढ़ जाता है, तो जिसे हम ग्रेव्स रोग कहते हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब BP हाई हो जाता है, BP कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जो आंखों की पुतली होती है वो बाहर से ऐसा लगता है निकली हुई दिखती हैं, है ना। जैसे अंधेरे में देख लो किसी व्यक्ति को तो डर जाओ, इस तरीके की समस्या हो सकती है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। तो यहाँ पर आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, आयोडीन की कमी से समस्या नहीं होती, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, व भूख कम लगती है, शारीरिक थकावट महसूस होती है, व चयापचय ठीक से नहीं हो पाता है, BP नियंत्रित रहता है, व सांस नहीं फूलती, निम्न में से सभी। तो आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या नहीं होती भाई? कौन सी समस्या यहाँ पर नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। भाई BP नियंत्रित रहता है, व सांस नहीं फूलती, क्या आयोडीन की कमी से ये समस्या नहीं होगी? तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, यहाँ पर नहीं होता है ये बताना है, ओके। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाए, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर क्यों होगा, अभी इसकी भी बात करेंगे। इस प्रश्न से या तो नहीं हटा दो, यहाँ पर प्रश्न में नहीं लग गया, ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। या तो नहीं हटा दो, या फिर ये क्वेश्चन का वो वाला फॉर्म है जो कभी कभी आयोग पूछता है कि नहीं होती। अब आप क्या कहोगे, क्या ये सारी समस्याएं नहीं होती? तो सारी होती हैं, है ना। तो आप नहीं होती मतलब ये दोनों तरीके से प्रश्न सही है। अगर आपसे नहीं लगा दो, अगर मैं इसको नहीं को नहीं हटाऊँ तो भी ये डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आप कहोगे क्या ये सारी समस्याएं नहीं होती? क्वेश्चन का फॉर्म समझना क्या है। आयोडीन की कमी से ये समस्या नहीं होती, कह दिया मैंने। क्या ये समस्या नहीं होती? सारी समस्याएं ही होती। तो आप क्या कहोगे, डी ऑप्शन दोनों तरफ से सही। अगर इसे पॉजिटिव, अगर आप निगेटिव आपको समझ नहीं आ रही ये लाइन जो मैं कहना चाह रही हूँ, हालांकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें नहीं होता दिया होता है और वो सारी समस्याएं होती हैं, और उसको हमें उसी निगेटिव फॉर्म में ही सही आंसर मानना पड़ता है। ये प्रश्न होता है जब डी ऑप्शन ऐसा फंसता है जहाँ पर सभी हो, या फिर मतलब इस फॉर्म को आप समझ जाइए, मैं समझाना जिस वे में चाह रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ क्या आयोडीन की कमी से समस्या नहीं होती, तो आप इन्हें पढ़िए, सारी होती हैं, होती है नहीं होती, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगर मैं नहीं हटा दूँ तो प्रश्न का सीधे ही सीधा आंसर सही, फिर तो कुछ समझना है ही नहीं, ठीक है। तो अब तक बच्चे समझ गए होंगे। इसको मैंने कई बार पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास में, और बच्चों को बताया भी, पर्सनली मैसेज आया कि इसका मतलब क्या हुआ, तो भी मैंने समझाया कि नहीं का मतलब होना है यहाँ पर। क्योंकि आप जैसे ही कहोगे नहीं होता है तो वो निगेटिव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 33, गलत कथन पहचानिए डैश। इसमें मतलब क्या गलत है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, लौह आयरन की कमी से एलर्जी होती है, फ्लोरीन से क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, जो लौह है, आयरन होता है, इससे एनीमिया होती है, ना कि एलर्जी होती है, ठीक है।
क्वेश्चन है यहाँ पर 34 यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 1949 में हुई थी, 1945 में हुई थी या फिर 1948 में हुई थी। इस प्रश्न को अब हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो यूनिसेफ की स्थापना होती है वो होती है कब? 1946 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 के। भारत कब सदस्य बना? प्रश्न आता है भारत सदस्य कब बना सदस्य बना? तो सदस्य बना भारत कब? 1949 में। यूनिसेफ का सदस्य भारत कब बनता है? 1949 में। जब स्थापना हुई है 46 में, उसके मतलब कह सकते हैं हम 3 साल बाद, ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई। ओके, भारत इसको कितना रुपए देता है हर साल प्रतिवर्ष? तो 60 लाख रुपए देता है खर्चा पानी के लिए। ओके, जिससे ये काम हो चलते हैं सारे। भारत ही नहीं देता, और भी देश योगदान देते हैं। ओके, भारत को कितने बिलियन डॉलर मिलते हैं? भारत को 5 बिलियन डॉलर मिलते हैं। ओके, इसके बदले में 60 लाख देता है और भारत पर इतना खर्च ये करता है। ओके, ये सारा प्रक्रिया होता है, पैसे जमा होते हैं, उससे ब्याज वगैरह मिलता है, वो सारा प्रोसेस होता है। कोई किसी का लॉस और फ़ायदा इसमें नहीं देखा जाता, ये एक सेवा है, ठीक है, एक तरीके से। ओके, इसको हम पहले क्या कहते थे? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोलते थे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष हम इसको बोलते थे पहले, लेकिन अब इसमें से 2 शब्द हटा दिए गए हैं। कब? 1953 में। पूछा जाए मतलब प्रश्न पूछा जाए कि यूनिसेफ से जो 2 शब्द हटाए गए, आपातकालीन और इंटरनेशनल, ठीक है ना, मतलब इमरजेंसी और जो इंटरनेशनल 2 शब्द हटाए गए, वो कब हटाए गए? तो वो 1953 में हटाए गए, ठीक है। ये 2 शब्द हटाए गए, ध्यान रखिएगा, आपातकालीन और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इमरजेंसी एंड आपका इंटरनेशनल 2 शब्द जो है यहाँ से हटाए गए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें कितने देश हैं, मतलब कितने देश शामिल हैं, तो 191 जो है शामिल हैं देश। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, मुख्यालय तो हम कहेंगे न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें, ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ये इसने बहुत सारे काम क्या किए। अगर हम बात करें आयोडाइजेशन प्लांट जो बनाया था राजस्थान में, क्या करा था? आयोडीन मतलब घेंघा रोग से बचाव के लिए क्या करा था? इन्होंने आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की थी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में की थी आयोडीन प्लांट की स्थापना, ऐसे याद रखना। बाल रोग चिकित्सा केंद्र खोला, एक बाल रोग चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला? तो ये ध्यान रखिएगा, मद्रास में खोला। बाल रोग चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला? मद्रास में खोला, ठीक है, मद्रास में खोला। एक पेनिसिलिन की फैक्ट्री भी, मतलब बहुत सारी बाद में तो काम चलता ही रहा, मतलब स्टार्टिंग में जो हुआ, पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहाँ खोली? पिंपरी पूना में खोली, पिंपरी नामक स्थान पूना में खोली थी। ओके, यहीं पर दुग्ध केंद्र पूछा जाए कहाँ खोला? तो दुग्ध केंद्र मुंबई में खोला, दुग्ध केंद्र मुंबई में खोला था, ठीक है, मुंबई में खोला। ऐसे करके ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी छोटी छोटी। इन्होंने एक अभियान चलाया था, बहुत पॉपुलर था, गोभी अभियान चलाया था, आपको सभी को याद होगा। ये चीज़ हमने कई बार पढ़ाई है आपको। ग्रोथ जी का मतलब जिसमें ग्रोथ सर्विलांस होगा, ओ से ओरल डिहाइड्रेशन से बचाना। प्रोमोटिंग, बी का मतलब होगा प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चों को फीड कराने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना, स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना। और इम्यून प्रोग्राम चलाए, जिसमें प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो खासतौर से 6 बीमारियां मानी जाती हैं, जिसमें क्षय रोग है, खसरा है, डिप्थीरिया है, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, इन 6 रोगों को बचाव के लिए टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्यक्षेत्र हैं इसके, अब इतना ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको करा दी। अच्छा, जल के क्षेत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए इसने, मतलब शुद्ध जल, लोगों को शुद्ध जल की पहुंच दी इन्होंने, जिससे इन्हें जल संसाधन संघ ने क्या किया था, एक अवार्ड से भी जो है नामित किया, मतलब एक इन्होंने क्या, मतलब प्रथम स्थान पर एक अवार्ड भी दिया था। क्वेश्चन है 35, यूनिसेफ के कार्यक्षेत्र क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मलेरिया, क्षय रोग व कोढ़ पर नियंत्रण करना, ठीक है, पोषण के क्षेत्र में भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव, डी है निम्न में से सभी। तो हम कहेंगे ये सारे ही कार्य हैं। क्यों है ये सारे कार्य? क्योंकि सारे काम ही करता है, ठीक है ना। बच्चों के लिए सेवा योजना, जल स्वच्छता अभियान, भूकंप और बाढ़ से सहायता देना, बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना, सार्वभौमिक टीकाकरण, पुनर्वास व्यवस्था, ठीक है, परिवार एवं शिशु सुरक्षा, ये सारे काम ही करता है। दुग्ध एवं दुग्ध चूर्ण वितरण कार्यक्रम, ठीक है,
जल की स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम, ये सारे कार्य इसके हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन विशेष तौर पर पूछा जाए, कोई ऑप्शन समझ में ना आए, महिला और शिशु और बच्चों वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 36, सर्वप्रथम यूनिसेफ की सहायता से BCG प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? BCG प्रयोगशाला की स्थापना पूछी जा रही है, कहाँ की गई थी? लोग इतने सारे अभी हमने आपको पढ़ाए थे, BCG रह गया। यूनिसेफ ने BCG की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता में की थी, चेन्नई में की थी, मद्रास में की थी, या फिर हैदराबाद में की थी? तो 36 का जो आंसर होगा सी ऑप्शन, मद्रास में BCG कारखाना, ठीक है। BCG कारखाना मद्रास में खोला था। बाल रोग चिकित्सा केंद्र भी मद्रास में खोला था, ध्यान रखिएगा। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र कहाँ खोला था? कोलकाता में। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र कोलकाता में खोला था। क्वेश्चन है 37, बच्चों को 6 घातक बीमारियों से बचाने हेतु यूनिसेफ द्वारा चलाया गया प्रोग्राम कौन सा था? वृद्धि आवेक्षण, मौखिक पुनर्जलीकरण, स्तनपान को प्रोत्साहन, या फिर डी है यहाँ पर गोभी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका 37 होगा, गोभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें भी शामिल थी जो महिलाओं में आयरन वगैरह की कमी होती है, इन सब चीज़ों के रोक के लिए भी काम किया था, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, फाओ के कार्यों का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ब्रिगेडियर करता है, डायरेक्टर जनरल करता है, फिर उपाध्यक्ष करता है? फाओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका जो है संचालन कार्य कौन करता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डायरेक्टर जनरल ये कार्य करता है। जैसे कि आपका यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, ये कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, UNO के अंतर्गत कार्य करती हैं। ऐसे ही आपका ये फाओ भी है, ठीक है। फाओ भी जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो ये होती है 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ओके, जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छी ध्यान रखिएगा। सदस्य देश अगर पूछा जाए इसके मतलब कितने हैं, तो वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं, जितने कि आपके WHO के हैं 194। ओके, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है मुख्यालय, ठीक है। तो मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा? दिल्ली, सॉरी मुख्यालय, सॉरी किसका है? फाओ का है ना, दिल्ली नहीं, इटली, ठीक है, इटली। ओके, WHO का भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय एशिया का है वो दिल्ली में है, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में, ध्यान रखिएगा। स्थापना कब कहाँ हुई थी? क्यूबेक में स्थापना हुई थी इसकी, क्यूबेक में इसकी स्थापना हुई थी। सारे जो पॉइंट हैं इसके इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सारे ही पॉइंट ये पूछे जा सकते हैं। अभी 12वां इनका जो अधिवेशन हुआ था इसी का फाओ का, वो हुआ था, वो मतलब किसने किया था? भारत की तरफ से। तो BN त्रिपाठी ने अध्यक्षता की थी। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है 2023 का, जहाँ तक ये नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा घुस के करंट के नाम पे नहीं पूछते हैं ये लोग इनसे प्रश्न। जो भी योजनाएं पूछी जाती है वो जो आपकी न्यूट्रिशन साइंस की बुक्स हैं उन्हीं के अंतर्गत जो है प्रश्न आपके जो बनते हैं। इसने अभियान भी चलाए थे, ध्यान रखिएगा। जो अभियान चलाए थे वो कौन था? फ्रीडम फॉर हंगर, ठीक है। फ्रीडम फॉर मतलब भूख से जो लोग भूखे मरते हैं ना, उन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना, ठीक है। फ्रीडम फॉर हंगर, हंगर कैंपेन जो था किसका था पूछा जाए तो फाओ का था। हंगर कैंपेन जो चलाया था वो इसी ने चलाया था। ओके, ये एक महत्वपूर्ण इसकी योजना थी। यहाँ पर ये कृषि में उन्नत कार्य करता है, उत्पादन वितरण में भूमिका निभाता है। जो भी अर्धविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको अच्छा पोषण देने का काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जो ये है फाओ किसके साथ मिलकर काम करता है? तो ये WHO के साथ मिलकर कार्य करता है विशेष तौर पर, ठीक है। फाओ जो है WHO के प्लस WHO के साथ मिलकर काम करता है, हालांकि और लोगों से भी मिलकर करता है, लेकिन ये विशेष तौर पर फाओ के साथ इसने कार्य किए हैं। जैसे एक प्रोग्राम, एक अभियान आया था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। तो ये भी किसका अभियान था? इसी WHO के साथ मिलकर इसने चलाया था, ठीक है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैंने करा दिया है, बकाया तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, पढ़ते रहो। क्वेश्चन है यहाँ पर 39, फाओ कितने क्षेत्र में तकनीकी सहायता जो है प्रदान करता है? फाओ है जो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो ये 5 क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम में ही आ रहा है उसके एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कृषि सबसे पहले हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है,
अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करता है। तीसरा है मत्स्य पालन वगैरह में योगदान देता है, मत्स्य पालन। ओके, चौथा है यहाँ पर वन विभाग से संबंधित कार्य। ओके, और पांचवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोषण प्रदान करना, है ना, पोषण प्रदान करना, क्योंकि नाम में पोषण फूड तो मतलब फूड दिया है तो पोषण तो होगा ही। तो ये 5 जो है इसके मुख्य कार्य जो है रहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े, क्वेश्चन है यहाँ पर 40, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है या शिलोंग में है? तो आंसर तो हम सबको पता है, WHO का कार्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, लेकिन हमें डिटेल चाहिए इसकी। हम सभी जानते हैं WHO की जो स्थापना होती है वो सीधे अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुई। ठीक है, इतना हमने सबने रट रखा है। ओके, अगर बात करें इसका संविधान कब लिखा गया, संविधान कब लिखा गया WHO का संविधान? तो संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ये 1946 में ही इसका लिख गया था। तभी कभी कभी आंसर 1946 या 1945 भी मान लिया था। अब 1945 क्यों माना जाता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। 1945 इसलिए माना जाता है क्योंकि 1945 में क्या हुआ था, ब्राज़ील प्लस चीन ने क्या करा था, ब्राज़ील प्लस चीन ने क्या किया था, इसका प्रस्ताव रखा था कि मतलब इस तरीके की कोई संस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो UNO के अंतर्गत आती है, हम सभी जानते हैं यूनाइटेड जो UNO है ना, इंटरनेशनल एक संस्था है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो इसकी स्थापना होती है 1948 में। भारत कब इसका जो भारत जो था कब इससे जुड़ा, तो वो 1948 में ही जुड़ गया था। ठीक है, 1948 में ही जुड़ गया था। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एशिया का पूछा जाए तो दिल्ली में है। ओके, बकाया तो 6 हैं, सारे इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अपना एशिया वाला याद रखिएगा। ओके, बकाया जेनेवा आपको पता ही चल गया, और स्विट्ज़रलैंड, मेन जगह स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, ये ध्यान रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ओके, भारत देश से चेचक बिल्कुल गायब हो चुका है, कई साल पहले ऐसा हो गया। तो हम जानते हैं इसमें भी सहायता दी थी WHO ने। टेलेक्स सेवा किसने चलाई थी? तो WHO ने चलाई थी। टेलेक्स सेवा कब चलाई थी? तो 1972 में चलाई थी। क्यों चलाई थी? कोई भी देश इनसे क्या करता था, कॉल पर मदद ले सकता था WHO से। WHO जो था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे अगर कोई मदद आपको चाहिए थी तो आप इस पर फ़ोन करके क्या कर सकते थे, सुविधा मतलब फ़ायदा ले सकते थे। तो ये 1972 में टेलेक्स सेवा जो थी चलाई थी किसने? WHO ने चलाई थी। ओके, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनकैप्रिन जो प्रोटीन बनाया था वो किसने बनाया था? वो भी WHO ने बनाया था। किसके साथ मिलकर बनाया था? जो अमेरिका था उसके साथ मिलकर बनाया था। ठीक है ना, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 41, WHO निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? यूनिसेफ, FAO, FAO, सी है केवल A, डी है A और B दोनों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। जो WHO है तो यहाँ पर ये दोनों के साथ ही कार्य करता है मिलकर, WHO यूनिसेफ एंड FAO के साथ मिलकर कार्य करता है। अच्छा, इसने एक विश्व आहार कार्यक्रम भी चलाया था। कब चलाया था विश्व आहार कार्यक्रम? आहार कार्यक्रम किसी को पता है? विश्व आहार कार्यक्रम जो चलाया था 1963 में चलाया था। 1963 में विश्व आहार कार्यक्रम इसने चलाया था। जीव चिकित्सा अनुसंधान कार्य करता है ये, बहुत सारे का, स्वास्थ्य सांख्यिकी पर सूचना एक प्रकाशित करना, ठीक है, विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, पर्यावरणिक स्वास्थ्य होते, पारिवारिक स्वास्थ्य होते, ये सभी क्या है WHO के कार्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, बकाया नर्सिंग है, जन शिक्षा है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण है इसके लिए भी, पर्यावरणिक स्वास्थ्य है, पोषण है, व्यावसायिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ये सभी किसके अंतर्गत कार्य करती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 42 विश्व आहार कार्यक्रम कब स्थापित किया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अभी बता दिया मैंने, 1962, 1963, 1964, 1965। तो 1963 में हुआ। किसने किया था? WHO के माध्यम से ही ये कार्य हुआ था। ओके, तो ये इतना याद ही रहेगा आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, WHO ने इनकैप की सहायता से प्रोटीन न्यूनता पीड़ित बच्चों के लिए एक वनस्पति प्रोटीन का मिश्रण बनाया था। अभी हमने चर्चा की थी इनकैप्रिन, प्रोटीन एक्स, न्यूट्रिया। तो यहाँ पे इनकैप्रिन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके ना, 43 का आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप
पूछ सकते हो। क्वेश्चन है 44, पर ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, कोई भी डाउटफुल तो हो जाता है, आंसर नहीं दे पाते, समय नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश रहती है। ICDS की स्थापना की गई यूनिसेफ द्वारा, भारत द्वारा, फाओ द्वारा या फिर WHO द्वारा। ICDS की स्थापना की बात हो रही है, जो कि की गई थी भारत द्वारा, क्योंकि ये जो है आपकी इंटरनेशनल संस्था UNO से संबंधित नहीं, ये भारतीय संस्था है। ओके, तो ICDS की स्थापना भारत के द्वारा ही की गई, ये आपको ध्यान रखना होगा। ICDS के विषय में चर्चा करते हैं थोड़ी। इसकी फुल फॉर्म पूरी क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समन्वित बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के नाम से भी कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर, ठीक है, 1975 को, 1975 के लिए इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ये जो योजना होती है सबसे पहले 23 खंडों में शुरू की गई थी, 33 खंडों में शुरू की गई थी, और मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो काम करती है खासतौर से जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उसमें छोटे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, स्कूल पूर्व जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है, उन बच्चों के लिए पोषण, गर्भवती माता के लिए पोषण, धात्री माता के लिए पोषण, टीकाकरण, प्रशिक्षण, इस तरीके के कार्यक्रम ये चलाती है। किशोरियाँ जो होती हैं 11 से 18 वर्ष, उनके लिए आयरन वगैरह की गोलियां वगैरह प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो इस तरीके की जो कार्य है ICDS के अंतर्गत जो है चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, देखो ये प्रश्न आया, इसका इंतजार था मुझे, अब यहाँ पर चर्चा सारी हो जाएगी। मेन प्रश्न यही है, ICDS के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बतानी है। 200 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, 500 कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन। डी है निम्न में से कोई नहीं। एक प्रश्न आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। प्रश्न पूछा जाता है, हर बार प्रश्न बना है यहाँ से कहीं कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले अगर हमारी बात होगी यहाँ पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 200 कैलोरी 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। अब बात करो 1 वर्ष तक का हो गया, उसके बाद वाले जो बच्चे होते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो 200 कैलोरी 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दे दोगे, ठीक है ना। लेकिन 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी तो कुछ खिलाओगे, क्योंकि 6 वर्ष तक के बच्चों की ये जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसे 1 से 6 वर्ष, प्रश्न आ जाए 1 से 6 वर्ष के लिए कितना देना है, ठीक है। साफ कर देती हूँ, आपका आंसर ए है, आप ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन अब जो नया प्रश्न है वो सुनिए ध्यान से। अगर प्रश्न बने कि 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन किसको देना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तब हम कहेंगे 1 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे उनके लिए देना, ठीक है। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है, 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। यहीं पर बात आती है 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन किसको देंगे हम, तो ये आपकी जो महिलाएँ हो जाएंगी, गर्भवती माता हो जाएंगी, धात्री माता हो जाएंगी, गर्भवती प्लस धात्री। अब बात आती क्या इतना ही देना? नहीं, अगर किसी बच्चे को कोई विशेष है, बहुत ही ज़्यादा कुपोषित है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो जाकर उसको उस हिसाब से चीज़ चेंज भी करी जा सकती है। लेकिन एक ये जो है रेशियो है, इसको आपको याद रखना है कि मिनिमम जो है इतना आपको दिया जाता है, ठीक है। ओके, 200 कैलोरी 8 से 10 ग्राम प्रोटीन 1 साल से कम बच्चे के लिए, 300 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन गर्भवती माता और धात्री माता के लिए ये दिया जाता है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र है, कहाँ खोला जाता है अगर प्रश्न पूछा जाए? अच्छा देख लूँ, प्रश्न वगैरह पढ़ा हो कहीं? हाँ दिया हुआ है, ठीक है। गांव या शहर में प्रति डैश जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं, 1000, 700, 600 या फिर 800। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? 1000 की जनसंख्या पर। लेकिन कोई ऐसा वाला क्षेत्र है जो कोई मतलब आदिवासी समाज की जनसंख्या रहती है तो 700, ठीक है, 700 की जनसंख्या पर, ठीक है। आदिवासी लोग जो होते हैं, आदिवासी क्षेत्र में पूछा जाए क्षेत्र में, तो 700 की संख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। लेकिन गांव या शहर में क्या होता है? 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र आपका खोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ पर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 47, केयर एक संस्था है, गैर सरकारी व गैर सांप्रदायिक, सरकारी, केंद्रीय या डी है निम्न में से सभी। 47 का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। केयर जो है गैर सरकारी व गैर सांप्रदायिक संस्था के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन सही होगा। केयर की फुल फॉर्म जो होगी क्या होगी अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म होगी कोऑपरेटिव। ओके, बहुत हाथ को संभाल कर लिख रही हूँ मैं आज, तब इस पर फ़ोन पर लिख पा रही हूँ, नहीं तो उंगली इतनी ज़्यादा सरकती है। कभी पढ़ा कर देखना अमेरिका फ़ोन की स्क्रीन पर, वो भी उंगली से लिखना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव अमेरिका रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है ना,
ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, गैर सरकारी या गैर सांप्रदायिक संस्था है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई है, तो शुरुआत इसकी लगभग योजनाएं जो है आपकी सेकेंड विश्व युद्ध के बाद ही आई हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 27 नवंबर, ठीक है, 1945। ओके, 1945। इसको हिंदी में सर्वोत्त अमेरिकी राहत सहकारिता, क्योंकि ये अमेरिका का प्रोग्राम था, कहा जाता है, ठीक है ना। जो केयर है भारत में कब से काम कर रहा है, भारत में 1950 से कार्य कर रहा है, भारत में 1950 से, भारत में 1950 से कार्य कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा आपको। ओके, इसने क्या एक अभियान चलाया था, ठीक है ना, फूड फॉर पीस, ठीक है, फूड फॉर पीस किससे संबंधित है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आपके केयर से संबंधित है, खाने के लिए शांति, ठीक है ना। दूसरा फूड फॉर वर्क चलाया, ठीक है, फूड फॉर वर्क, ठीक है। तो फूड फॉर पीस, फूड फॉर वर्क, ठीक है, खाना के बदले काम जो होता है, ये भी केयर का ही देन है। ओके, केयर की ही ये योजना है। मिड डे मील, MDM, आप सभी जानते हो, मिड डे मील चलाया भारत में। मिड डे मील जो कहते हैं दूसरी सबसे बड़ी योजना भारत में चली, वो मिड डे मील थी। वो भी किसके माध्यम से चली, वो केयर के माध्यम से चली, ठीक है। 1961 में जो है मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, 1961 में। आप जानते हो ग्रामीण स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर फ्री में जो है खासतौर से कहीं कहीं कक्षा 8 तक भी दिया जाता है। वैसे मैंने जहाँ तक देखा 5th क्लास तक है ये भोजन दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको इसके विषय में आई होप इम्पोर्टेंट रहा होगा आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 48। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1960, 1961, 1962, 1963। तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी MDM की 1961 में, केयर के माध्यम से शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, किसकी सहायता से, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से शुरू हुआ, तो हम कहेंगे केयर की सहायता से शुरू हुआ। ओके, क्वेश्चन है 49। ICDS के अंतर्गत सर्वप्रथम कितनी परियोजना प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई थी, 11, 33, 4 या 18। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 30। हमने बताया था 33 खंडों में शुरू की गई थी, जिसमें 11 झुग्गी झोपड़ी वगैरह, ठीक है। मतलब इस तरीके से, मतलब मेन आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बहुत पुराने क्वेश्चन ही हो चुके हैं, अब नया पैटर्न थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 50। बालकों में अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो बालकों में क्या करना के लिए, अंधापन को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, वो आपको बताना है, जो कि शुरू किया गया था 1970 में। ओके, 1970 में डिब्बाबंदी एक्ट भी आया, डिब्बाबंदी, ठीक है, आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अधिनियम। तो ये भी 1970 में ही आया था। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। 50 क्वेश्चन थे, 1 घंटे में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की। कई क्वेश्चन को शुरू से ही, देखो आपको पता है, मैंने प्रोटीन से, कुपोषण वगैरह से, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करके हमने कई आपको योजनाओं तक कोशिश की समेटने की। इतनी सी क्लास में कई टॉपिक कवर हो गए, और जो कि आप रोज़ चाहेंगे कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, नहीं कर पाओगे, वो मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।